सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। मन में हो शुभ संकल्प तो जीवन में फिर दुख कैसा, जब अंतर में शुभ भावना तो दिल में सुख सावन जैसा। हार कर जो ना हारे जीत उसी की होती है, घनघोर अंधेरे में भी जलती जगमग उसकी ज्योति है। जैसा देखोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा चाहोगे तुम वैसा बन जाओगे। ओम शांति। एक गुरु अपने 2 शिष्यों के साथ आम के एक बगीचे में प्रवेश करते हैं और गुरु अपने पहले शिष्य से पूछते हैं, आम से लदे एक पेड़ को देखकर कि तुम इस पेड़ के बारे में क्या सोचते हो? शिष्य ने कहा कि ये पेड़ कितना महान है, इस पर आम लगे हुए हैं और कितना यह सहन करता है। मनुष्य पत्थर मारता है और उसके बदले में पेड़ क्या देता है? ऐसे रसीले, ऐसे स्वादिष्ट, ऐसे मीठे आम। और इस पेड़ से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। खुद सहन करता है और दूसरों को देता है। सभी मनुष्य जाति को इस पेड़ से यह नैतिक शिक्षा लेनी चाहिए। गुरु दूसरे शिष्य से पूछता है, तुम क्या सोचते हो? वो कहता है, मैं ये सोचता हूं कि झाड़ बिल्कुल ही खराब है, क्योंकि जब तक इस पर पत्थर न फेंके जाए तब तक ये फल नहीं देता। इसका मतलब यदि हमें किसी से फल चाहिए तो हमें हिंसक ही होना पड़ेगा। यदि हमें किसी से कुछ निकालना है तो हमें उस पर पत्थर फेंकने चाहिए, क्योंकि बिना पत्थर फेंके ये पेड़ कभी भी फल नहीं देता है। इसके लिए मैंने ये सीखा है कि यदि दूसरों से हमें कुछ लेना है, प्राप्त करना है, तो हिंसक वृत्ति ही अपनानी पड़ेगी। जबरदस्ती ही कुछ काम कराया जा सकता है इस संसार में। उंगली को टेढ़ी ही करना पड़ेगा घी निकालने के लिए। परिस्थिति एक है
पर उत्तर दो है। ये निर्भर करता है हमारी सोच पर, हम चीजों को कैसा देख रहे हैं। पहले के मन में सकारात्मक भाव है, दूसरे के मन में नकारात्मक भाव। और जहां जहां निगेटिविटी होगी वहां मन में हलचल होगी, जहां जहां पॉजिटिविटी होगी वहां मन अपने आप शांत होगा। जहां निगेटिविटी होगी, नकारात्मक भाव है, वहां अतृप्ति है, असंतोष है, लोग अच्छे नहीं लगते हैं, उनसे दूर जाना है। जहां सकारात्मकता है वहां एडजस्टमेंट है, वहां कहीं भागना नहीं, वहां एक ऊंची समझ है, एक ऊंची सोच है। आज सुबह स्लोगन था क्या? नेगेटिव सीन, नेगेटिव दृश्य। मैथमेटिक्स में कहते हैं धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव नेगेटिव। कितनी भी नेगेटिव सीन हो उसको क्या करना है? पॉजिटिव। कैसे? शुभ और श्रेष्ठ। किससे? प्रकंपन, वाइब्रेशंस। हमारे मन में जो भी संकल्प उठ रहे हैं उसके प्रकंपन है। और संसार में जहां कुछ भी दिखाई दे रहा है सब में निगेटिविटी है। इसलिए इस शरीर में कुछ भी जाने से पहले हमें उसे अपने प्रकंपनों से शुद्ध करना है। भोजन, जल, दृश्य, घटनाएं, सब कुछ, संपर्क, संबंध, सब कुछ। तो आज हम ऐसे ही एक विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदी में कहते हैं पैरों की मोच और छोटी सोच आगे बढ़ने नहीं देती। छोटी सोच और पैरों की मोच आगे बढ़ने नहीं देती। पर सोच में भी मोच होती है कभी कभी। सोच की मोच, स्प्रेन, वो क्या होती है? बाबा ने कहा कि नेगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव कर दो संकल्पों से। उसके पहले यह जानना जरूरी है कि नेगेटिविटी कहां से उत्पन्न हो रही है, स्रोत क्या है नकारात्मक विचारों का। वो कौन सी भाव दशाएं हैं, वो कौन सी सोच की त्रुटियां, दोष है जिसके वजह से नकारात्मक उत्पन्न हो रहा है। बाबा ने तो कह दिया नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो, पर नेगेटिव को पॉजिटिव करने से पहले नेगेटिव आया कहां से है, नेगेटिव का स्रोत क्या है, किस गंगोत्री से निकल रहा है, वो जानना बहुत जरूरी है। ऐसे 10 प्रकार है फॉल्टी थिंकिंग के, त्रुटिपूर्वक सोच के, जिसको कहते हैं रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न। इस तरह की थिंकिंग अगर हुई तो उसका परिणाम होगा नेगेटिविटी, नकारात्मक भाव। और जहां नकारात्मक भाव है जीवन में, वहां जैसे कहा असंतोष है, दुख है, हलचल है, योग अच्छा नहीं लगता, मुरली पढ़ने में, मुरली का चिंतन करने में अच्छा नहीं लगता। एकांत अगर दे दिया जाए तो एकांत अखरता है, खाता है, खाने को दौड़ता है।
और आज की मुरली में बाबा ने क्या कहा, पादरियों से क्या सीखो, कौन सा ट्रायल करो, कोई भी दिखाई न दे ये ट्रायल करो। और अभ्यास कौन सा करो कि बस अब हमको जाना है, यहां किसी को देखो ही नहीं, यहां होते हुए भी जैसे है नहीं, यहां है ही नहीं, ये अभ्यास करो। कौन सा अभ्यास करो, जैसे यहां हम है ही नहीं। ये भगवान के महावाक्य है। पर जब मन में नेगेटिविटी रहती है और वो नेगेटिविटी इतनी गहरी समा गई है अवचेतन मन में कि हर एक के प्रति नेगेटिविटी है, हर घटना के प्रति नेगेटिविटी है, हर डिपार्टमेंट के प्रति नेगेटिविटी है, जिन्होंने हमारे साथ जो कुछ व्यवहार किया उन सभी के प्रति नेगेटिविटी है। मन एक गोदाम बन गया है नकारात्मक संकल्पों का, ठूस ठूस के नेगेटिविटी भरी है। इसलिए व्यक्ति कभी स्थिर नहीं हो पाता, एकांत उसे पसंद नहीं आता, उसे लोभ चाहिए, उसे सेवा चाहिए, सेवा में अपने आप को खो देता है, वो विस्मृति का एक साधन बन जाता है, खुद को खो देता है, क्योंकि उसमें बाह्य मुक्ता है और उसी बाह्य मुक्ता में चलता है और खुश भी रहता है कि सेवा कम से कम तो हो रही है, वो भी एक रीति से ठीक है। परंतु व्यक्ति अपने आप से दूर है, सेवा करते हुए भी ज्ञान और योग से मुक्त है। ना वहां ज्ञान है ना वहां योग है, वो सेवा नहीं, सोशल सर्विस मात्र है, सोशल वर्क हो रहा है। जैसे संसार के लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं, अनाथ आश्रम खोलते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, अस्पताल खोलते हैं, सेवा करते हैं, बस उतनी सेवा हो रही है। पर वो सेवा में खुद से कांटेक्ट नहीं है, ऐसी सेवा है। और ऐसी सेवा करने में सभी लगे हुए हैं, और वो सेवा करने का कारण भी अंदर की अतृप्ति है, खालीपन है। और जो खालीपन आया है वो नकारात्मक संकल्पों से आया है, गहरे विषाद, डिप्रेशन से आया है। इसके लिए केवल सेवा स्थिति का दर्पण नहीं है। हो सकता है व्यक्ति बहुत सेवाएं कर रहा है परंतु अंदर से स्थिति जीरो। ऐसी सेवा भी लंबा समय नहीं चलेगी, कुछ समय के बाद लड़खड़ाएगी और गिरेगी। इसके लिए स्थिति सेवा से अधिक महत्वपूर्ण है। तो नेगेटिव थॉट, नेगेटिविटी जो जीवन में आई है उसके कुछ कारण हैं और इस पर काफी साइकोलॉजी में रिसर्च हुआ है, कई सारी किताबें लिखी गई है। इसको साइकोलॉजी में कहा जाता है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। कॉग्निशन, सोच, विचार, ज्ञान, उसका डिस्टॉर्शन अर्थात विकृतियां ढेर सारी गिनाई जाती है पर मुख्य 10 है। और वो 10 पैटर्न है थिंकिंग के, जब वो होंगे तब हमसे या हमारे अंदर नेगेटिविटी होगी। और यदि एक रीति से देखा जाए तो हर एक कहीं ना कहीं इन 10 बातों में से कोई ना कोई एक बात तो कर रहा है, क्योंकि हमारा सारा फोकस जो होता है संस्कारों पर होता है, विचारों पर होता है, पर हमने गहराई से ये नहीं सोचा कि विचारों में भी कोई दोष होता है क्या। जिस ढंग से हम सोचते हैं, क्योंकि हम वैसा ही सोचते हैं जैसे हमको आदत पड़ी है बचपन से। फिर ज्ञान में आ गए एक दिन, फिर नया ज्ञान आ गया और नया ज्ञान भर गया
और फिर जो पुरानी आदतें थी और पुराने संस्कार थे और जो पुराना बचपन का ज्ञान था, उसको हमने इस ज्ञान के साथ जोड़ना चालू किया। फिर धीरे धीरे उधर की विस्मृति हुई और इसी ज्ञान में चलने लगे। पर इस ज्ञान के नए संस्कार भी क्रिएट हुए, परंतु उसके बावजूद थॉट पैटर्न कहीं ना कहीं फॉल्टी, त्रुटिपूर्वक है। तो वो कौन से ऐसे गलत सोच, या जिसको हम कहेंगे सोच की मोच, वो मोच है सोच में, स्प्रेन है जो कि जीवन में नकारात्मकता को जन्म देते हैं। सबसे पहला थॉट पैटर्न जो गिनाया जाता है, जो गलत है, उसको कहते हैं ऑल और नथिंग। ऑल और नथिंग, अंग्रेजी में ऑल अर्थात सब कुछ, नथिंग अर्थात कुछ नहीं। इसको एक दूसरा नाम भी है ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, सफेद और काला। ये क्या है? ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग अर्थात दूसरों के प्रति एक फिक्स्ड ओपिनियन फॉर्म करना है। ये भाई बहुत अच्छा है, ये बहन बहुत अच्छी है, या ये भाई बिल्कुल अच्छा नहीं है और ये भाई बहन बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो सब कुछ है, नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। कई लोगों के बारे में हमने क्या सोच के रखा है, ये बहुत अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, इसके साथ नहीं रहना है, इसके साथ रहना है। ये भूल रहे, इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। पर हम ये भूल रहे कि एक एक व्यक्ति के कम से कम 50 शेड्स है। ब्लैक और व्हाइट में ग्रे एरिया है, वो हम भूल रहे। इतना सूक्ष्म में मन अंदर से सोच के रखा है कि ये जो है ना, ये ठीक नहीं है। किसी के लिए हम बहुत सोचते थे, बहुत बड़ा योगी है, और एक दिन उसको अमृत वेला झुटके खाते देख लिया, खत्म हो गई इंप्रेशन। ये योगी नहीं दिखता है, ये कोई ठीक नहीं है, इसको भी नींद आती है। जैसे किसी के में कोई दोष देख लिया, उस व्यक्ति के बारे में एक विचार अंदर गया, उसने एक धारणा बनाई और एक संस्कार, एक पैटर्न क्रिएट किया कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये बहन ऐसी है, और उसको पकड़ लिया। इसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ऑल और नथिंग थिंकिंग। और जहां ये होगा, निगेटिविटी क्रिएट होगी। हमने ये मान लिया ये बहुत ही अच्छा है, ये भी ठीक है, पर एक दिन जब उसकी कोई एक निगेटिव बात दिखती है तो वो खत्म हो जाता है सब। हर व्यक्ति से मिलते समय एक तो ये सोच है कि मैं एक आत्मा से मिल रहा हूं, पर उससे भी एक दूसरी सोच है, एक संस्कारों का संगठन है, मैं उससे मिल रहा हूं, सेट ऑफ संस्कार। मेरे सामने जो भी आत्मा आती है वो केवल एक नहीं है, उसमें कई सारी चीजें हैं। इसके लिए मुझे ये तो बहुत अच्छा है, आत्मिक दृष्टि रखो, आज भी कहा भाई भाई, भाई बहन से भी ऊपर, सुबह की साकार मुरली, ये बहुत अच्छा है। परंतु इंटरैक्ट करते समय हर व्यक्ति जिसके संपर्क में मैं आता हूं, वो किसी ना किसी रूप से मुझे प्रभावित करता है। मेरे साथी, मेरे से बड़े जो है वो, और मेरे से छोटे जो है वो, यहां तक कि जो यहां पर जिनसे मेरा कोई परिचय नहीं है, केवल यहां घूमने आए हैं, देखने आए हैं, वो भी मुझे प्रभावित करते हैं। क्योंकि मैं केवल एक ही चीज देख रहा हूं, ये भूल रहा हूं कि हर व्यक्ति के 50 शेड्स है, और मैंने उसका एक ही भाग देखा है बस। अगर उसकी 50 बातें, मैंने उसकी एक निगेटिव बात देखी है बस, उसकी जो बाकी चीजें अभी तक मुझे पता नहीं। इसलिए किसी भी व्यक्ति के बारे में फाइनल इंप्रेशन माइंड में क्रिएट नहीं करना है कि ये ऐसा है। और हर व्यक्ति बदल रहा है, सब इन द स्टेज ऑफ फ्लक्स कहा जाता है, सब कुछ बह रहा है। जो व्यक्ति कल मिला मुझे और आज जो है वो दूसरा है। महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आता है बहुत गुस्से में, थूकता है उनके ऊपर।
गालियां देता है और गुस्से गुस्से में चला जाता है, वो कुछ भी नहीं कहते। उनके शिष्य बहुत नाराज होते हैं कि आपने कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन वो व्यक्ति आता है, माफी मांगता है, तब भी कुछ नहीं कहते। ठीक है, उसको विदा कर देते हैं। शिष्य पूछते हैं, कल जब वो आया था और उसने आपके ऊपर थूक दिया था, ग्लानि की थी, अपमान किया था, आपने कुछ नहीं किया, आज भी कुछ नहीं कहा। वो कहते, कल जो व्यक्ति आया था वो दूसरा था, आज जो आया वो दूसरा है। हर व्यक्ति बदल रहा है। कल जो था वो आज नहीं है। और हमने यदि पकड़ के रखा है कोई विचारधारा किसी व्यक्ति के बारे में, तो हम दुखी जरूर होंगे कभी ना कभी। तो ये सोचना है, हर व्यक्ति बदल रहा है, हर व्यक्ति पुरुषार्थी है, हर एक अपने संस्कारों पर काम कर रहा है। तो इसको कहा जाता है सबसे पहला थॉट पैटर्न, ऑल और नथिंग, या फिर ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। इस ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग से बाहर निकलना है। बाबा ने कभी अव्यक्त वाणी में कहा था, हर एक के केवल आदि और अनादि संस्कार देखो, बस वर्तमान संस्कार देखो ही नहीं। केवल यह देखो वो परमधाम में कैसी थी और सतयुग में कैसी थी वो आत्मा, उसी रूप से देखो बस। वर्तमान देखा तो उसका प्रभाव हम पर आएगा, उसके जो निगेटिव वाइब्रेशन है वो इधर आएंगे। उसको बदलना दूर, हम ही बदल जाएंगे उसके निगेटिविटी से। तो 10 थिंकिंग पैटर्न में ये पहला है। दूसरा है, इंग्लिश में कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन ये क्या है? ओवर जनरलाइजेशन अर्थात एक निगेटिव बात हो गई, उसको ऐसे कहना जैसे पिछले हफ्ते बारिश आई, मेरे 2 हफ्ते खराब हो गए, ऐसे स्टेटमेंट करना। जब से वो मेरे जीवन में आया तब से सब गड़बड़ चालू है बात एक छोटी, पर उसको जनरलाइज कर देना, बड़ा कर देना उसको। ये एक त्रुटि है विचार की। कुछ और उदाहरण इस तरह के लिए जा सकते हैं ओवर जनरलाइजेशन के। मुझे बुखार आ गया, पूरा दिन खराब हो गया। सुबह बुखार आया, पूरा दिन खराब हो गया। एकदम स्ट्रांग निगेटिविटी है ऐसे स्टेटमेंट्स में, और वो खींच लेते हैं आत्मा को। छोटी सी बात पर उसको ऐसे बताना कि इसके वजह से इतनी सारी चीजें हो गई। हम बहुत सारी चीजें भूल रहे हैं जो बीच में हो रही है, ऐसे पावरफुल स्टेटमेंट बोल देते हैं। आज प्रोग्राम था, मेरा योग ही खत्म हो गया। कल वो बात हो गई, उसके वजह से पूरा दिन खराब हो गया। मेहमान आ गए घर में, तब से डिस्टरबेंस चालू है, योग खत्म। ओवर जनरलाइजेशन, एक छोटी बात का प्रभाव लंबे समय तक हो रहा है ये वर्णन करना या दिखाना, और उसी अनुसार चलना। घर में कोई है, वो बीमार हो गया, बाद में मृत्यु हो गई, अभी तक दुख से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम देखते हैं कितनी ब्राह्मण आत्माएं जिनके घर में स्वजनों की मृत्यु हुई, और वो भी ज्ञानी थे, जिनकी मृत्यु हुई, और ये भी ज्ञानी है, सेवा केंद्रों पर रहने वाले हैं, उसके बाद में भी दुख इतना गहरा है
कि निकल ही नहीं पा रहे उससे। और कहते जब से पिताजी ने माताजी ने शरीर छोड़ा तब से योग खत्म हो गया है। दिन रात उसी की याद है। योग में बैठते और अपने आप आंसू आते, बाबा के प्यार में नहीं, मम्मी के प्यार में। चीजें जीवन में होगी, पकड़ के नहीं रखना है कोई भी चीज को। इसको कहते हैं होल्डिंग नेचर। 10 साल पहले एक भाई ने मुझे ऐसा कहा था, अब भी याद रखा है, उसने मुझे ऐसा कहा था। 5 साल पहले हम कहीं पर गए थे और फिर उन्होंने मेरा स्वागत नहीं किया था, अभी तक याद है। अब वो लोग मधुबन में आए हैं, हम भी नहीं करेंगे, हम क्यों जाए। 1 साल पहले हम उस डिपार्टमेंट में गए थे कुछ मांगने, उसके पास था पर भाई ने मना कर दिया। अब उसको आने तो हमारे डिपार्टमेंट में, कभी तो आएगा, कभी तो काम पड़ेगा। चीजों को पकड़ के रखा है। मेरे साथ इन्होंने ऐसा ऐसा किया, दुनिया वालों को सकाश, उधर सुनामी आया, अर्थक्वेक हुई, सकाश, और बाजू वाला, और घर में जो है वो, और सेवा केंद्र में जो है वो, और मधुबन में जो है आसपास, उनको माफ करने के लिए हम बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। हमारे लिए बहुत बड़े अपराधी है, बिल्कुल उनको क्षमा नहीं कर सकते हम। और दूर सकाश दे रहे, उधर मैक्सिको में अर्थक्वेक आया, मैं फरिश्ता ऊपर उड़ रहा हूं अमेरिका के, प्रेम, सुख, शांति, सबको आराम मिल रहा है, और बाजू वाले दुखी है। ओवर जनरलाइजेशन। तीसरा है मेंटल फिल्टर। तीसरा डिफेक्ट थिंकिंग का, सोच का, उसको कहते हैं मेंटल फिल्टर। एक घटना हुई, बहुत सारी चीजें हैं उसमें, पर उसमें की सारी पॉजिटिविटी निकालकर जो एकदम निगेटिव वाली चीज है उस पर फोकस और उसको याद रखना। बाकी सब भूल गया। कई लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, अच्छी सेवाई हुई, पर वो सब कुछ भूल के फोकस केवल निगेटिविटी पर है। सेवाएं हुई, एक मेगा प्रोग्राम किया गया, बहुत लोग आए, बहुत मेहनत की सबने, सारे सेवा केंद्र वालों ने, और बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। दादी आए या कोई मधुबन से आया, और सब कुछ अच्छा हुआ। उसके बाद में कोर्स करने आए 100 लोग, 1 महीने में 50 रह गए, 6 महीने में 2 रह गए, और 2 में से 1 भी अभी जाने की फिराक में है, और अभी 1 ही बचा है। ये चलो जो हुआ ये है। इन सारी चीजों में से केवल नेगेटिव ले लेना कि कुछ फायदा नहीं हुआ प्रोग्राम करके, ऐसे प्रोग्राम करने नहीं चाहिए अगली बार। जैसे उदाहरण दिया शुरुआत में कहानी में, उसने क्या कहा, आम के पेड़ के लिए जब तक पत्थर नहीं मारते ये पेड़ फल नहीं देता, इसलिए पत्थर मारना ही चाहिए एक दूसरे को। ये दूसरे शिष्य का कंक्लूजन था, निष्कर्ष। पहले का कुछ और था। मेंटल फिल्टर। जैसे एक पिता थे, उसके 2 बेटे थे, एक पूर्ण पॉजिटिव था, एक पूर्ण नेगेटिव था। उनको उसकी टेस्ट लेनी थी, तो उसने जो पहला बेटा था जिसकी नकारात्मक सोच थी, उसके कमरे को इतना सजा दिया, इतना सजा दिया, ये देखने के लिए अब ये क्या कहता है इसके लिए। फूल लाए, हार लाई, मालाएं लाई, खिलौने रख दिए, और बहुत सारी चीजें लाई। जैसे ही वो बेटा आता है एकदम नाराज हो जाता है, कहता है ये फूल एक दिन तो मुरझाने ही है, शाम तक तो मुरझा ही जाएंगे, क्या फायदा इन फूलों का, ये खिलौने तो टूट ही जाएंगे, जितनी ये सुगंध, क्या फायदा ये सुगंध रख के, आखिर कब तक रहेगी। और वो सब कमरे में देखकर बहुत दुखी हो जाता है कि व्यर्थ में पैसे बर्बाद कर दिए।
इससे तो कुछ और किया होता। एक कंप्लीट नेगेटिव पैटर्न। दूसरा जो होता है, जो पूर्ण पॉजिटिव होता है, पिताजी उसके कमरे को घोड़े की जो लीद होती है ना, विष्ठा, उस विष्ठा से भर देते हैं। और थोड़ी देर के बाद में आके पिताजी देखते हैं क्या हो रहा है अंदर, तो वो बेटा नाच रहा है उधर, और जो लीद है घोड़े की दाने वो निकाल निकाल के कुछ कुछ कर रहा है, इधर देख रहा है उधर देख रहा है। तो पिताजी कहते हैं क्या हुआ तुमको? वो कहता है जब घोड़े की इतनी सारी लीद है तो घोड़ा भी जरूर कहीं ना कहीं तो होगा ही, उसी को खोज रहा हूं। वर्स्ट सिचुएशन में कुछ ना कुछ देख रहा है। निगेटिव सीन को भी क्या कर दो, शुभ श्रेष्ठ वाइब्रेशन से पॉजिटिव। वर्स्ट सिचुएशन है जिसमें कोई भी पॉजिटिविटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना हो गई है, ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी जीवन में, निराशा के बादल छा गए। पर हर हिसाब किताब में देखा गया है, हम जितने लाइट रहेंगे, ड्रामा हमारे अनुसार मोल्ड होगा। और जितना हम अधिक संकल्प चलाएंगे, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हो रहा है, नहीं होना चाहिए, ऐसा भी होता है क्या, बाबा ने हमारी सुनी नहीं, हिसाब किताब जब आए तब क्या करना है, लाइट, ठीक है ठीक है, कुछ तो होगा, अच्छा कुछ तो होगा, घोड़ा कहीं ना कहीं तो होगा ही छिपा बैठा है, वर्स्ट में बेस्ट छिपा है। तो तीसरा थिंकिंग पैटर्न, जिसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन या विकृत सोच, वो है मेंटल फिल्टरिंग। नेक्स्ट उसी से जुड़ा हुआ है फोर्थ, जिसको कहते हैं डिस्क्वालिफाइंग पॉजिटिविटी, डिस्काउंटिंग पॉजिटिविटी, अर्थात पॉजिटिव देखना ही नहीं, डिस्क्वालीफाई कर देना। अगर हो भी जीवन में, उसको महत्व नहीं देना। 10 लोगों ने हमारी बहुत महिमा की, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा योग बहुत अच्छा है, जब तुमको देखते तो हमको बड़ी खुशी होती है। 10 लोगों ने आके तारीफ की और फिर 11वां मिला, ऐसी ग्लानि कर दी कि जो 10 ने बोला था वो सब भूल गया, और इसने जो कहा बस इसी को मान लिया, स्वीकार कर लिया, और यही सत्य है, और मैं हूं भी वैसा ही। एकदम अंदर गहरे चली गई। किसी भी व्यक्ति की बात गहरे अंदर जाने नहीं देनी है, क्योंकि वो बाहर का है। फिल्टर रखो इधर, कुछ भी अंदर जाने से पहले, क्योंकि कोई कुछ भी कह सकता है। अगर किसी की बात अंदर जाए तो केवल वो भगवान है। जो सुबह उसने कहा, दुनिया को देखो ही मत, जैसे वो पादरी, तुम यहां ऐसे रहो जैसे यहां है ही नहीं, ऐसे रहो। ये बातों को अंदर गहरे उतरने देना है, डीप। पर इतनी गहरी ये उतरती नहीं। अगर रात को सोते समय, जाते समय किसी ने कुछ बोल दिया तो रात भर नींद नहीं, रात भर चिंतन। वैसे चिंतन चलता नहीं। किसी को कहो ये मुरली है, इसका चिंतन करो, कहते ये चिंतन बिंतन हमारा काम नहीं है, जिसको करना है करेंगे। हमारा काम है मुरली सुनना, क्लास सुनना, बस। चिंतन वाला काम हमको नहीं देना है। और कोई अगर कह दे आके कोई ऐसी बात जो एकदम सीधा हृदय विदीर्ण कर दे, आर पार कर दे, दुखाने वाली, दर्द पहुंचाने वाली, कोई कह दे ब्रह्मा कुमार होकर ऐसे करते हो, कोई बाहर वाला ही कह दे, वो भी सारी धारणाएं जानते हैं, करते नहीं है पर जानते तो है, दुख होता है। डिस्क्वालिफाइंग पॉजिटिव, पॉजिटिव को कम महत्व देना, जो कॉम्प्लीमेंट्स मिल रहे हैं उसको कम महत्व देना, जो प्राप्ति है उसको कम महत्व देना, और महत्व किसको देना, अप्राप्ति को, और महत्व किसको देना, निगेटिव को। इसको कहते हैं डिस्क्वालिफाइंग पॉजिटिविटी। ये चौथी त्रुटि है। इसके लिए बाबा हमेशा कहते हैं प्राप्तियों को सामने रखो और याद करो, खजानों को सामने रखो, याद करो। प्राप्ति, खजाना, भाग्य, 3 चीजें याद करते रहना, बार 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 बार।
क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला। अगला है 5वां, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। जंपिंग टू कंक्लूजन्स अर्थात सीधा निष्कर्ष पर पहुंचना। इसमें 2 भाग है, एक है फॉर्च्यून टेलिंग और दूसरा है माइंड रीडिंग। जैसे हम यहां से जा रहे हैं, हमने किसी को ओम शांति कहा, उसने हमको नहीं कहा, हमने सोचा जरूर ये मेरे बारे में कुछ नेगेटिव सोच रहा है, जरूर इसके मन में अब मेरे लिए जो रिस्पेक्ट था वो अब नहीं रहा है, जरूर कुछ ना कुछ इसके मन में किसी ने मेरे बारे में भर दिया है। माइंड रीड किया, इसको कहते हैं माइंड रीडिंग। हम जा रहे हैं, कोई मिला और उसने हमारी तरफ देखा पर देखा नहीं, ऐसे दिखाया जैसे हम है ही नहीं, तो हमने अनुमान लगाया पूरा कि अभी ये मेरे बारे में जरूर ऐसा सोच रहा है। इसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। जंप किया, निष्कर्ष पर सीधा कूद गए कि ये ऐसा है। उसका बेचारे का कुछ अपना विचार चालू होगा, उसको पता भी नहीं तुम वहां से गए। कोई लोग इवन दादी के लिए भी कह देते हैं कि दादी ने हमको देखा ही नहीं। अरे दादी कहां देखेगी तुमको, हजारों लाखों लोग हैं। और फील हो गया कि दादी को हमने ओम शांति कहा, दादी सामने से आ रही थी, हमको कुछ बोला भी नहीं। अनुमान लगा लिए कि ये हमारे साथ, इसका व्यवहार अब बदल चुका है, अब ये वो नहीं रहा, जरूर इसके मन में किसी ने, दूसरों ने कुछ भरा है। इसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन। तो एक पार्ट है माइंड रीडिंग, दूसरा है फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य कर देना। अच्छा ये सेवा मुझे नहीं लगता ये ठीक सेवा सफल होगी, पहले ही बता दिया, पहले ही भविष्यवाणी कर दी। अच्छा ये प्रोजेक्ट कुछ काम का नहीं है, अच्छा ये पुरुषार्थ फालतू है बिल्कुल, ये सब मत करो, इधर सब जाना बंद करो। हम कौन है? ये भाई ये तो कभी ज्ञान में नहीं आएगा, उसके पीछे लगना बंद कर दो। ये जगह, ये कलराटी भूमि है, ये भूमि कभी सेंटर खुलेगा नहीं। ये व्यक्ति कभी भी ज्ञान में नहीं आया, भगवान उसे 10 साल के बाद ज्ञान में लाना चाहता है और हमने उसको स्टैंप लगाया। भगवान चाहता है कि किसी माता का पति आने वाला है ज्ञान में 1 साल के बाद, और उसने निष्कर्ष लगा दिया कि ये कभी भी नहीं आएगा। इस निष्कर्ष पर पहुंच गए। और इस तरह से सीधा कंक्लूजन्स पर जंप नहीं करना है। कोई भी चीज को धैर्यवत, आराम से, हर चीज बदल रही है, फटाफट कुछ नहीं होता है यहां। और किसी व्यक्ति के बारे में वो हमारे लिए नेगेटिव सोच रहा है, ये अनुमान भी नहीं लगाना। जैसे 2 लोग बैठ के मिलके बात कर रहे थे, हम जैसे ही पहुंचे उन्होंने बातें करना बंद की, हमने लगा मेरे बारे में ही बोल रहे होंगे। जरूर 100% मैं श्योर हूं कुछ तो है। कोई व्यक्ति हमारे साथ बैठा है, फोन आया उसको, फोन आते ही उधर जाके बात कर रहा है। क्या है, क्यों छिपाना चाहता है हमसे? जरूर कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। मेरे विरुद्ध लोग षड्यंत्र कर रहे हैं। ये एक थॉट पैटर्न है कि लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं मेरे विरुद्ध। ये डिस्टॉर्शन है, विकृति है विचार की। दूसरों ने हमसे कुछ कहा, हमें लगा हमारी इंसल्ट की है उन्होंने, उनको पता भी नहीं तुम्हारी इंसल्ट हो गई है, ऐसा उसको लग रहा है इंसल्ट हुई है। बाकी तो करने वाले को यह भी नहीं पता कि तुम थे वहां, उसे तो कोई ज्ञान ही नहीं है उसका, उसने तो ऐसे ही बोल दिया, मजाकिया बोल दिया, और यहां अंदर समा गई बात। इसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। किसी भी कंक्लूजन, किसी भी निष्कर्ष सीधा नहीं पहुंचना है, नहीं तो इतने लोगों के संपर्क में हम आते हैं, बहने भाई, उन सब के संपर्क में हम लोग जो आ रहे हैं, उनके बारे में अच्छे बुरे कुछ ना कुछ इंप्रेशन हमारे अंदर जा रहे हैं। ज्ञान एक तरफ है, पता है आत्मा है वगैरह वगैरह, पर कुछ ना कुछ इंप्रेशन, पॉजिटिव नेगेटिव अंदर क्रिएट हो रहा है। हम भोजन करने गए, थाली ली,
जिलेबी है, एक जिलेबी हमारे को दी। नेक्स्ट टाइम फिर लेने गए तो उन्होंने बोल दिया अभी तो लेके गए थे। बुरा लग गया। माता ने बोल दिया अब नहीं मिलेगी तुमको, बार बार आते हो। बुरा लग गया। बाबा मिलन में गए, डायमंड हॉल में बैठे, उधर से भाई आए, उठो ये मेरी जगह है। वहां से उठे, दूसरी जगह जाके बैठे। दूसरे भाई आए, तुम मेरी जगह में क्यों बैठे हो, या मैं बैठता हूं, उठो यहां से। हमने सोचा सब खराब लोग हैं। बाबा तुम एक अच्छे हो बस, बाकी इन निर्गुणहारों में कोई गुण नहीं। ब्राह्मण परिवार खतरनाक है एकदम। निष्कर्ष निकाला, जैसे वो जनरलाइजेशन में और एक बात है, ओवर जनरलाइजेशन में इस निष्कर्ष पर यहां के सभी खराब है। दो लोगों ने ऐसा किया, दो लोगों ने हमको उठा दिया, सभी ऐसे है। ये एक भी ढंग का नहीं है। यहां कोई एक परिवार है, उसके एक ने कुछ किया, उनका तो पूरा परिवार ही वैसा है। पूरा परिवार झूठा है, उसकी मां भी झूठी थी। आना ही थे संस्कार, जबरदस्त पूरे परिवार पर स्टैंप लगा दिया। इसको कहते हैं ओवर जनरलाइजेशन। हम बात कर रहे थे कमिंग टू कंक्लूजन्स। उसमें दो, माइंड रीडिंग। किसी के माइंड रीड करने की जरूरत नहीं है। अपना ही ग्रेजुएशन हुआ नहीं है, दूसरों पर पीएचडी कर रहे हैं। हम पर पीएचडी करने वाले बैठे हैं लोग, उनको करने दो, हम अपना काम करते रहे। अपना ज्ञान योग छोड़कर हम पर रिसर्च करने वालों की कमी थोड़ी है। हम कहां जाते हैं, किसके साथ जाते हैं, क्या बोलते हैं, कब सोते हैं, योग में झुटका खाते हैं नहीं खाते, मुरली पढ़ते नहीं पढ़ते, धारणा कितनी है, रिसर्च करने वालों की भीड़ है। पांचवा, जंपिंग टू कंक्लूजन्स। छठवां, मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन। एकदम बहुत बड़ा कर देना या एकदम छोटा कर देना, अतिशयोक्ति। हम गए कहीं, भाषण दिया, 50 लोग थे, आए, कैसी रही सेवा, अरे बहुत बड़ी था, 500 लोग थे। सेंटर पर प्रोग्राम किया, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। कितने लोग आए थे 200, 1000, हॉल फुल था एकदम, बैठने की जगह नहीं थी। गए कहीं सेवा करने, थोड़ी सी छोटी सी गीता पाठशाला, 1 घंटा सेवा, उसके 50 फोटो। और अब तुम्हारी सजा यह है कि हम तुमको फोटो भेजेंगे, तुम देखो। यही तुम्हारी सजा है। किसकी? साथियों की। हमने ये सेवा की है, अब तुमको देखना पड़ेगा। और देखने के बाद यदि तुमने कोई रिप्लाई नहीं किया तो नाराजगी, अच्छा भी नहीं कहा कि बहुत अच्छी सेवा की, ऐसा कहना चाहिए। अपनी छोटी सी बात को उछालना, बड़ा कर देना, मैक्सिमाइजेशन। दूसरा है मिनिमाइजेशन, यह भी विकृति है। जैसे मेडिकल फील्ड में उदाहरण है कि छोटा डॉक्टर, इंटर्न होता है एक, जो अभी सीख रहा है डॉक्टरी। वो पेशेंट से पूछता है दारू कितना पीते हो, वो कहता है 1 पेग, वो लिखता है अपने नोट्स में। फिर बड़े डॉक्टर आते हैं राउंड के लिए, तो बड़े डॉक्टर पूछते हैं बताओ कितना पीते हो तुम, उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे, नहीं तो कम ज्यादा होगा। वो कहता है 1 पेग सुबह, 1 पेग दोपहर को, 1 पेग रात को। पहली बार क्या कर दिया उसने? मिनिमाइजेशन, कम कर दिया अपना, बड़ी सफाई से। गलती बहुत बड़ी है, उसको छोटा करके बताना। आज की मुरली में तो भयंकर वाक्य बोल दिया बाबा ने, दिव्य गुण धारण करो नहीं तो 100 गुना पाप। हमेशा ये काम विकार के लिए कहा जाता है या बड़े विकर्म के लिए, आज तो दिव्य गुणों जैसे सौम्य विषय के लिए कह दिया। 3rd सब्जेक्ट हमारा जरा सौम्य है, सॉफ्ट, उसके लिए कहा कि दिव्य गुण अगर धारण नहीं करो तो 100 गुना पाप मिलेगा। तो मिनिमाइजेशन एंड मैक्सिमाइजेशन हम कभी ना कभी करते रहते हैं। हमने जो गलती की है हम उसको एकदम छोटा करते हैं, और दूसरे ने कोई गलती की उसको हमको इतना उछालना है, बहुत बड़ा करके बताना है। और हम वो बनना चाहते हैं जिसने पहली बार जो इसका जिक्र करे लोगों को बताए, जानकारी दे कि ये मैंने बताया।
जो सब लोग सोचते हैं ये बहुत अच्छा है, उन सबको बताओ ऐसा नहीं है। अब मैं तुम्हारी आंखें खोलता हूं, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। इससे अटेंशन भी मिलता है थोड़ा सा, और लोगों को यह भी पता चलता है हम कितने बुद्धू है। रहना चाहिए ऐसा ज्ञानी, इन जैसा। मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद है 7th, इमोशनल रीजनिंग। इमोशनल रीजनिंग अर्थात मुझे लगता है, फील होता है, इसलिए ऐसा ही होना चाहिए। मुझे लगता है ये भाई ठीक नहीं है, इसका मतलब वो ठीक नहीं है, तुम भी मानो। ये मेरी फीलिंग्स है। फीलिंग इज नॉट द ट्रुथ। फीलिंग सत्य नहीं होती है। जरूरी नहीं है फीलिंग हमेशा सत्य ही हो, ये तुम्हारी अपनी फीलिंग है, ये तुमको ऐसा लगता है। सब ऐसा नहीं सोच पाएंगे, नहीं ऐसा होगा, क्योंकि एक व्यक्ति यदि यहां है, उसके बारे में 10 लोग अगर सोचे, 10 अलग अलग बातें कहेंगे। जैसे एक ज़ेन मास्टर, एक योगी एक पहाड़ी पर खड़ा है, 3 लोग वहां से गुजर रहे, देखते ये कौन है जो खड़ा है, तो तीनों अनुमान लगाते हैं, अच्छा मुझे लगता है कि उसके मित्र खो गए होंगे, वो अपने मित्र को ढूंढ रहा है। दूसरा कहता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है शायद उसकी कुछ गाय होगी या भेड़ होगी, भेड़िया होगी, वो खो गई है, वो उसको ढूंढ रहा है। तीसरा कहता है नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है वो योग कर रहा है, ध्यान में है, वो एकदम योगी दिखाई देता है। वो कहता है चलो उससे पूछते हैं। जाके पूछते हैं कि आप, अच्छा हम लोग ऐसे जा रहे थे और हमने कुछ सोचा है आपके बारे में, क्या यह सत्य है? पहला कहता है कि मैं सोचता हूं कि आप अपने दोस्तों को ढूंढ रहे हो। वो कहता है मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं किसी को ही नहीं ढूंढ रहा हूं। दूसरा कहता है देखा, मैंने बोला था ना कि दोस्तों को नहीं ढूंढ रहे, जरूर आपके कोई मवेशी कोई होंगे, पशु पक्षी, उनको आप ढूंढ रहे हो। कहते हैं मेरा ना कोई गाय है मेरे पास, ना कोई और पशु है, मैं किसी को ही नहीं ढूंढ रहा था। तीसरा एकदम खुश होता था, देखा मैंने बोला था ना तो ये ढूंढ रहा है, ये जरूर योग कर रहा है। वो कहता है आई एम नॉट मेडिटेटिंग। तो कर क्या रहे हो? वो कहता है मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, केवल मैं खड़ा था बस, कुछ भी नहीं कर रहा था। हम जो लोगों के बारे में सोचते हैं शायद वैसा नहीं है, विकृति है हमारे सोच में कहीं ना कहीं। तो 7th बताया इमोशनल रीजनिंग, मतलब फील करना। मैं जो फील करता हूं वही राइट है, जरूरी नहीं है, ये मेरी फीलिंग है केवल, सत्य कुछ और ही है। फीलिंग और होती है, सत्य और होता है। तो फीलिंग को ही सत्य नहीं मान लेना कि मुझे ऐसा लगता है ये गलत है, मुझे ऐसा लगता है ये बहन ठीक नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये भाई का कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है कि इसका कुछ अफेयर चालू है, तो तुम भी मान लो ये ऐसा ही है। ये सोच है, इमोशनल रीजनिंग। उसके बाद में 8th, शुड। 8 को कहा जाता है शुड, मस्ट, मतलब ये भाई ऐसा करना चाहिए, इसने ऐसा होना चाहिए, इस तरह की थिंकिंग। और जब वो नहीं करता है तब दुखी होना। फिर इसने मुझे बताना चाहिए क्या क्या सेवा की, ही शुड डू इट, ही मस्ट डू इट, इस तरह के बंधन लगा के रखना दूसरों पर। ये मेरा दोस्त है, उसने मेरे साथ हर बात शेयर करनी चाहिए। ये मेरा पति है, हर बात ऑफिस में जो होती है मुझे बतानी चाहिए। ये मेरी पत्नी है, मैं जब नहीं रहता हूं क्या क्या हुआ इसने मुझे पूरा बताना चाहिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, एक एक चीज। ही शुड डू, ही शुड नॉट डू, इसमें दोनों आएगा, शुड और शुडंट, मस्ट और मस्टंट। यह भी एक थिंकिंग पैटर्न की विकृति है। हर एक व्यक्ति इंडिपेंडेंट है और हर एक का अपना पर्सनल लाइफ है। किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में इंटरफियर नहीं करना है, चाहे वो बच्चा ही क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, कोई भी हो। उनका अपना व्यक्तित्व है, हाँ उनको गाइडेंस करना वो अलग बात है, पर इंटरफियर करना, किसी का मोबाइल ही लेके देखना, चेक करना मैसेज क्या है, ये भी लोग करते हैं। ये भी चोरी है, एक चोरी में आएगा ये भी। किसी की पर्स ही देखना, कोई है नहीं,
ये कुछ ऐसे संस्कार है, बाबा हमेशा इसके लिए कहते हैं ना, आम कोई देख नहीं रहा, आम उठा लिया, चोरी को आम भी नहीं खाओ, कुछ भी नहीं करो, तो ये सब चोरी है एक रीति से। तो इसको कहते हैं एट्थ, कौन सा बताया, शुड और मस्ट, ये थिंकिंग पैटर्न की विकृतियां है। उसके बाद में नाइन्थ, लेबलिंग, लेबल लगाना, दूसरों पर टैग लगा देना। क्या टैग लगाते हैं, लेबल लगा देना। ये तो बस होता ही है, हाँ, इसको कुछ नहीं होता है, इसको बताने से कुछ फायदा भी नहीं है, छोड़ दो इसको तो। और लेबल लगा दिया, एकदम फाइनल लेबल लगाया हमने, टैग लगा दिया है मस्तक पर। ये नास्तिक है, कभी ज्ञान में नहीं आने वाला, छोड़ो उसको। और ये कोई सेवा नहीं करेगा, ठंडे ठाकुर है ये, सुस्त महादेव। और ये जो है ना, ये बीमारी का ढोंग करता है हमेशा। बीमारी कुछ नहीं है उसको सेवा नहीं करनी है ना, ढोंग करता है। ये जो चक्कर विक्कर आ रहे हैं ना, ये सब नाटक है इसका। चक्कर विक्कर कुछ नहीं है, सेवा है। इनको हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना है, बस 3 दिन आराम। और ये वो चाटुकार है, चाटुकार होते हैं ना, फ्लैटरर, चापलूसी करने वाले, आगे आगे करते हैं, भर्ती हुए हैं इसलिए। लेबल हम लगा रहे हैं, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा करता है, ये वैसा करता है। हर एक के बारे में अगर हमने देखा, मुख से तो नहीं बोला, पर अदृश्य लेबल हमने अंदर लगा के रखे अपने अंदर। ये जो है ये ऐसा, ये माता ऐसी, ये माता वैसे, ये माता वैसे, हर एक के लिए लेबल लगा के रखे। और वो इतने फिक्स्ड लेबल्स है कि उसको हम परिवर्तन नहीं करना चाहते। उनकी एक ऐसा नेगेटिव लेबल लगा के रखा, उसकी रोज पॉजिटिव बातें दिखाई दे रही है, पर हम बदलना नहीं चाहते उसको। हमारा फिक्स है कि इसका ये जो पॉजिटिव है ना, ये जो महिमा हो रही है, सब ब्रह्म है लोग, वो सही में क्या है मुझे पता है। इसको कहते हैं लेबलिंग। ये भी विचार की विकृति है जो नेगेटिविटी को जन्म देती है मन में। और वातावरण, और इस तरह से एक दूसरे को लेबल जो दोनों लगाते रहे, ब्लेम, इसको कहते हैं ब्लेम गेम। दोनों एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं, तो कैसा वायुमंडल रहेगा? पावरफुल, पॉजिटिव, शक्तिशाली। संगठन में क्या होगी? एकता या लड़ाई या झगड़ा? सेंटर पर क्या होगा? झगड़ा। घर पे क्या होगा? झगड़ा। मधुबन में क्या होगा? झगड़ा। क्योंकि सभी ब्लेम गेम कर रहे हैं। वो कहता है तुम्हारा दोष, वो कहता है तुम्हारा दोष। टू 2010 की अव्यक्त मुरली है, डबल फॉरेनर से मुलाकात, माया के 2 रूप। पहला व्यर्थ संकल्प, दूसरा मैं राइट हूं। दूसरा मैं राइट हूं, पहले मानो तुम गलत हो, उसके बाद ही चर्चा करेंगे। तब तक नो डिस्कशन। पहले मान लो कि तुम गलत हो, हाँ अब बैठ के डिस्कशन करेंगे। मैं राइट हूं की माया। कोई भी झुकने को तैयार नहीं है दोनों में से। जैसे एक छोटा सा पुल है, वहां से 2 लोग आए, एक ही व्यक्ति एक साथ एक जगह जा सकता है। दूसरा कहता है तुम झुको, तुम हटो, वो कहता है मैं नहीं हटूंगा, वो कहता है मैं भी नहीं हटूंगा। ठीक है, दोनों बैठ जाते, अपना न्यूज़पेपर खोल के बैठ जाते। कोई उठने को दोनों भी राजी नहीं, उधर बैठता है, ये इधर बैठता है, मैं भी नहीं हटूंगा, तुम भी मत हटो। लास्ट 10th, पर्सनलाइजेशन। ये जो हुआ ना नुकसान, मेरी वजह से हुआ। ये सेवा में असफलता हो रही है ना, मेरी वजह से हो रही है। मुझे लेके ही नहीं जाना चाहिए था तुम लोगों ने। जहां पर भी मैं जाता हूं, मेरे कदम जहां पर भी पड़ते हैं, दुर्भाग्य साथ साथ चलता है। सेल्फ विक्टिमाइजेशन, मेरी वजह से हो रहा है, मेरा भाग्य ही ऐसा है, मैं जन्म ही ऐसा हुआ है मेरा। जहां पर भी मैं जाऊंगा असफलता होगी ही होगी। अपने को दोषी ठहराना, जबकि तुम्हारा कोई दोषी नहीं है उसमें। ऐसी ऐसी परिस्थितियां जिसमें तुम्हारा कोई हाथ नहीं है, पर सोचना ये मैं एक तो वो है जो ब्लेम गेम, उसके सीधा अपोजिट है ये। और ऐसी कितनी आत्माएं हमने देखी है जिनके जीवन में ऐसी चीजें हुई जिसमें उनका कोई दोष नहीं है,
फिर भी वो ये सोच रही है कि हमारी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। मेरे जैसे बच्चे हैं घर पे, बच्चे ने कुछ गलती कर दी, मां सोचती है मेरी वजह से हुआ, मैंने ही उसको गलत शिक्षा दी है। बाकी ऐसा हो नहीं है, नहीं, मां ने हमेशा अच्छी शिक्षा दी है, उसके बावजूद भी उसने वैसा किया, पर यह सोचती है मेरी परवरिश में खोट है। इसको कहते हैं पर्सनलाइजेशन। हर चीज को पर्सनली ले लेना, एक तो ये, और दूसरा हर चीज को पर्सनली ले लेना। कोई भी, जैसे कोई क्लास चालू है और जो क्लास करा रहा है वो मुझे जानता है, उसने जानबूझ के ये बात कही। मुरली में बहन जी बैठी है, वो जानती थी मैं बैठी हूं, मुझे जानबूझ के टारगेट बनाया गया। कुमारों की कंप्लेंट्स होती है ऐसी, उनको पता था बहन जी ने जानबूझ के कहा, बीच में मुरली की पॉइंट बोल दी, उसमें इससे कोई लेना देना नहीं था, पर मैं बैठा था ना, टारगेट बनाने के लिए मुझे कहा है, जबकि उसको बहन जी को पता भी नहीं तुम बैठे हो। टारगेट, खुद को टारगेट बनाना, सेल्फ विक्टिमाइजेशन, अर्थात एक तीर ऐसा मारा जाता है उल्टा, खुद ही को तीर मारना और खुद ही घायल होना और खुद ही गिल्ट कॉन्शियस में आना, खुद ही अपराध भाव और खुद ही रोना और खुद ही दुखी रहना। बाकी दूसरों का कोई कुछ है नहीं उसमें, पर अपना सोचना मेरी वजह से सारा हुआ है, मैं जड़ हूं, भगवान मुझे उठा ले। तो ये 10 थिंकिंग पैटर्न है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड, हजारों बुक्स इस पर लिखी गई है, इन थिंकिंग पैटर्न पर। इसको कहते हैं अंग्रेजी में, मनोविज्ञान में, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला बताया ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ये बहन अच्छी है, ये भाई अच्छा नहीं है, फाइनल फिक्स कर लिया, एकदम फिक्स। ये भूल ही गए कि बीच में ग्रे एरिया है, उस एक व्यक्ति के 10 शेड्स होते हैं। आपने उस व्यक्ति को जो जाना है, एक भाग, उसके कई सारे दूसरे भाग हैं जो आपको पता ही नहीं है। आपने देखा एक सेवाधारी आया, जैसे सूरज भाई जी ने एक बार उदाहरण दिया था कि बहुत यज्ञ के शुरुआत में एक भाई आया, तो उसको कहा भाई साहब ने कि भाई तुम खिचड़ी बनाओ, तो उसको गड़बड़ कर दिया उसने, इतनी दाल ले ली और इतना सा चावल ले लिया और सब गड़बड़ हो गया। फिर उसको समझाया कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे। फिर दूसरी बार फिर गड़बड़ कर दिया, तीसरी बार फिर गड़बड़ कर दिया, और तो फिर उसका क्या करे अब? एक तो उसको भेज दो कि भाई तुमसे होगा नहीं, उसकी सेवा चेंज करा दी, ठीक है तुम ये नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है। किसका सेवा बुद्धि का है, किसका काम है यहां की वस्तु उठा के वहां रखे, बस इतना ही कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं होगा उनसे। आप उनको अगर 4 काम दोगे, 4 इंस्ट्रक्शन दोगे, यहां पे आपको एंकरिंग करनी है, फिर प्रोग्राम होगा, फिर सभी गेस्ट को फोन करना है, कंफ्यूज्ड। 4 इंस्ट्रक्शन एक साथ दे दिए मतलब काम गया, समझ लो सेवा पूरी हो गई, नहीं होगी। हर एक बुद्धि की सेवा नहीं कर सकता है। कईयों की सेवा केवल स्थूल सेवा है, यहां का वस्तु उठाओ वहां रखो, यहां का चावल उठा के बोरी वहां रख दो, खत्म। इतना भी कर लिया तो बहुत है। तो हम बात कर रहे थे, हमने किसी की एक निगेटिव बात पकड़ ली और बस। हाँ, तो दूसरी एक बात बता रहे थे, वो जो भाई साहब ने ही कही है कि एक भाई के मन के लिए उन्होंने सोचा था थोड़ा ऐसा, और फिर एक दूसरा भाई कहीं से आया और उस भाई की बहुत महिमा करने लगा। तब इनको लगा, भाई साहब ने कहा कि मुझे लगा अरे मैं ये इनके बारे में क्या सोच रहा था, ये बहुत पुरानी बात है 70s की। तो हम हर व्यक्ति का एक भाग देख रहे हैं, बस उसके पर्सनैलिटी के बहुत सारे शेड्स है जो हमको पता नहीं है। हमने एक बात देख ली और स्टैंप लगा दिया, ये कुछ काम का नहीं है। हो सकता है वो सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, वो हमको पता ही नहीं था। हो सकता है वो पेंटिंग ही बहुत अच्छा करता है, वो हमको पता ही नहीं था। हो सकता है वो खेती में एकदम एक्सपर्ट है, हमको पता ही नहीं था। पता नहीं वो गार्डनिंग ही बहुत अच्छा करता है, ये तो हमने पता ही नहीं, सोचा ही नहीं था। हो सकता है वो कविता ही बहुत अच्छा लिखता है और हमने देखा तो उसने सेवा अच्छी नहीं की, ये अच्छा नहीं है, स्टैंप। पहला बताया ऑल और नथिंग थिंकिंग, जिसको कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग। दूसरा बताया ओवर जनरलाइजेशन, सभी खराब है यहां पे, ये सब ऐसे ही है। एक भाई आज लेटा है, ये हमेशा ही लेट आता है, इसकी तो आदत है। एक बार सोते हुए देख लिया, वर्णन करेंगे, मैं इसको रोज अमृत वेला सोते देखता हूं। क्या बात कर रहे हो, योगी? कहां का योगी? खाली भाषण झाड़ने से योगी बनता है क्या कोई?
एक बार देख के लिया, और हो सकता है जिस दिन तुमने देखा बेचारे को बुखार होगा, 101 बुखार चल रहा था, उसके बाद भी उठा और अमृत वेला बैठा है और उसको नींद आ रही है। ये किसने देखा? ये तुमने देखा? कितनी हिम्मत है उसकी, बुखार में भी उठ के बैठा हुआ है बाबा के कमरे में और बेचारे को नींद आ रही है। हिम्मत तो है ना। कोई दूसरा होता तो सोया लेटा पड़ा होता। हमको कितना पता है किसके बारे में? कुछ नहीं पता। एक ट्रेन जा रही है जिसमें एक लड़का है 20 साल का, उसके पिताजी बैठे, सामने एक युगल बैठा है। 20 साल का लड़का कहता है, पिताजी 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 देखो, झाड़ पीछे जा रहे। फिर थोड़ी देर में कहते, पिताजी पिताजी देखो, आसमान में बादल। सामने जो युगल बैठे कहते हैं, बड़ी दया आती है, इतना बड़ा बेटा और बच्चों जैसी बातें। कहते हैं, इसको किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते? पिताजी कहते हैं, वहीं से तो आ रहे। ये जन्मांध पैदा हुआ था, बॉर्न ब्लाइंड। आज ही उसका आंख का ऑपरेशन हुआ और उसको आंख पहली बार मिली है। पहला दिन है उसका इस संसार को देखने का। उसका एक्साइटमेंट है, ये क्या है, वो क्या है। और हमने कंक्लूजन निकाल लिया कि इसको किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है, ये डिप्रेशन में दिखता है। हमको क्या पता है किसी के बारे में? कुछ नहीं जानते हम किसका। अपना ही नहीं जानते, दूसरों का जानेंगे? तो दूसरा बताया, ओवर जनरलाइजेशन नहीं करना है। तीसरा, मेंटल फिल्टर, सारी पॉजिटिविटी को भुलाकर निगेटिव निकालना उसमें से। बहुत अच्छा सब कुछ किया, उसमें से निगेटिव दोष क्या है? क्लास तो बहुत अच्छा था, पर वो क्लास कराते समय वो उसके एक्सप्रेशन जरा ठीक नहीं थे। क्लास तो बहुत अच्छा था, पर ग्रामर में मिस्टेक थी। चौथा, डिस्क्वालिफाइंग पॉजिटिविटी। पॉजिटिव है उसको ज्यादा महत्व नहीं देना, ज्यादा महत्व नेगेटिव को देना। उसके बाद में पांचवा, जंपिंग टू कंक्लूजन, सीधा निष्कर्ष तक पहुंचना, माइंड रीडिंग करना। अच्छा, वो मुझे ऐसा देख रहा था, जरूर उसके बारे में कुछ तो है, मेरे बारे में कुछ तो है, बिना उसके ऐसा नहीं होगा। हम मिले भी, ओम शांति भी किया, पर उसने ध्यान नहीं दिया जाता, कुछ तो चल रहा है। और उसमें दूसरा बताया, फॉर्च्यून टेलिंग, भविष्य कर देना, ये ऐसा होगा वैसा होगा, निगेटिव। इसको कहते हैं जंपिंग टू कंक्लूजन्स। उसके बाद में छठवां, मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन, बहुत बड़ा चढ़ाकर बताना अपना, या तो जो दोष है उसको छुपाना, या बहुत कम करके बताना। कुछ नहीं, बस ऐसे ही एकदम छोटा कर देना उसको। ऐसे ही थोड़ा सा हो गया और कुछ नहीं, थोड़ा सा होता ही रहता है। आज बस थोड़ा सा अमृत वेला, मतलब ऐसे बताते हैं जैसे कुछ नहीं हुआ। वो क्या है, रात में थोड़ी सेवा ज्यादा थी ना, तो आज थोड़ा अमृत वेला मिस हो गया, तो ठीक है अभी उठ गए, अमृत वेला मिस कर दिया। और बता ऐसे रहते हैं, छोटी सी बात हो गई बस, कोई ज्यादा नहीं है, बस छोटी सी। हाँ बस, कल तो इतना बिजी था, मुरली पढ़ने को टाइम ही नहीं मिला, क्या करें। मुरली चलो कल देख लेंगे, पढ़ लेंगे, कोई बात नहीं, होते रहता है ऐसा। अगर कोई कहे ना, दुखी होकर आए कि आज मेरा अमृत वेला मिस होगा, उसको कहना, अरे कोई नहीं, मेरा तो कई बार हुआ है। सांत्वना देना उसको, कोई नहीं होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, पूरा संगम युग ही अमृत वेला है, संगम कल्प का, कभी भी उठो, ऐसा होते रहता है। ये तो छोटी सी बात है, कुछ नहीं, ऐसा होता है। बस लिख दो ना, बाबा को लेटर लिख दो, खत्म करो बात, चलो हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। इस जीवन में आगे बढ़ना है ना, तो टेंशन फ्री रहना है बस, अपने जैसा। तो इसको कहते हैं मिनिमाइजेशन मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद में सातवां, इमोशनल रीजनिंग। ये अध्यात्म का जो पथ है, केवल भावनाओं के आधार पर नहीं चलेगा, नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। हम बहुत ऊंची ऊंची भावना लेके आए और किसने हमको कुछ कह दिया तो दुखी हो गए। हम सोचे थे बाबा का घर है, यहां आके रहे, ये करे वो करे, और किसने कह दिया कब जा रहे हो, धर्मशाला समझाया क्या, एकदम हर्ट हो गए, दुखी हो गए सीधा, बोलते अब नहीं रहना है हमको, जाओ हम जा रहे। बाबा को ही छोड़ दिया कईयों ने, हर्ट हो गए बहुत गहरे, डीप, तीर चुभ गया यहां सीधा। उसके बाद में सेवेंथ, इमोशंस, इमोशनल रीजनिंग। और हम जो सोच रहे जरूरी नहीं वो सत्य है, वो केवल फीलिंग है हमारी, बस
उसको चेंज भी करने के लिए तैयार रहना है। उसके बाद में कितना हो गया ये 7, उसके बाद में 8 शुड वाला, ऐसा हो वैसा हो, इसने ये करना चाहिए, इसने वो करना चाहिए, इसने ऐसा करना चाहिए, मुझे इन्फॉर्म करना, बिना मुझे बताए क्यों किया, कितनी बार बोला है मुझे पूछ के करना किया करो। शुड वाला, मस्ट वाला, और उसी बंधन में फंस गए। उसके बाद में 9वां लेबल मिस लेबलिंग, किसी को लेबल लगा देना कि ऐसा है, ये डिसऑनेस्ट है, इसमें डिसऑनेस्टी के संस्कार है, ये ईमानदार नहीं है, ये हमने देखा है इसको। भगवान कहता है ये मेरा ईमानदार बच्चा है, हम कहते हैं आई डाउट। और लास्ट है पर्सनलाइजेशन, अर्थात मैं दोषी हूं, मेरा दोष है, मुझे लेना ही नहीं चाहिए था, ये बाबा तुमने गलती कर दी मुझे अपना बच्चा बना के। ऐसा भी कहते हैं, खुद को इतना दोष में जी रहे हैं, गिल्ट कॉन्शियसनेस जी रहे हैं। हम पाप की महिमा नहीं कर रहे, पर पाप उन्होंने किया है, पर उस पाप को किए हुए 10 साल हो गए और अभी तक उससे मुक्त नहीं हुए हैं। हम बहुत बड़े पापी है, हम बहुत बड़े पापी। अरे तुमसे बड़े बड़े पापी बैठे हैं, ये उनके लिए बात है, नहीं तो इसको उल्टा मत लेना। तो छोटी सी गलती क्या हो गई, आज तक उसको भूल नहीं पा रहे, और पुरुषार्थ 0 है, उसी में डूबे हुए, गिल्ट कॉन्शियस में, अपराध भाव में। कितने कुमारों के फोन आते हैं, हमसे ऐसी गलती हो गई, बताने में शर्म आती है, पहला वाक्य यहां से चालू होता है, हमसे ऐसी गलती हो गई जो बताने में शर्म आती है। और वो किस सब्जेक्ट की गलती होगी वो पहले से ही पता रहता है, वो ना भी बताए तो भी सब्जेक्ट एक ही है, 5 विकारों में से पहला विकार। बाकी क्रोध किया उसके लिए कोई इसको शर्म नहीं आती है। लोभ तो खुलेआम बताते हैं, मोह भी बता देते हैं, अहंकार कोई बताने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही फोन आते, शुरुआती लाइन वहां से कि शर्म आती है। माना पाप किया, पश्चाताप कर रहे, पर कब तक, उसकी भी कोई लिमिट। तो इन सभी निगेटिव विकृतियों से मुक्त होना है और स्वयं को शक्तिशाली स्वमान से भरना है। तो आज का स्लोगन था, शुद्ध और शुभ वाइब्रेशन से नेगेटिव सीन को पॉजिटिव में परिवर्तित कर दो। तो ये जो सोच की जो मोच थी, ये नहीं होनी चाहिए। ओम शांति। सूरज है तो है किरण, बादल है तो है पवन, प्राण है तो है तन मन, 7 सुरों में है सरगम, जो धरती है तो है सागर, जल थल है तो है जीवन, जीवन है तो है भगवन। भगवान के संग समय जैसा कर्म करोगे वैसा पाओगे फल, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे,
जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे, जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे।